दोस्तों करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो कि लगातार 2 कार्यकाल तक ये रहे थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के ये चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाँ, आप आईग्राम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध या बक्सर का युद्ध। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे प्लासी का युद्ध 1757 में, पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो 1761 में, बक्सर की युद्ध की बात करें तो ये 1764 में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नादिर शाह की ये बहुत पहले हुआ था, प्लासी पानीपत बक्सर के युद्ध से पहले। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इन 1911 यानी 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के अवसर पर जश्न मनाने के लिए भारत में कहाँ दरबार आयोजित की गई थी। तो भारत के दिल्ली में दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, जो कि 1911 में। अगर आपसे पूछे कितने बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो कुल मिला के 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। एक बार 1877 में, और एक बार 1903 में, और एक बार 1911 में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर हम बंगाल बंदोबस्त की बात करें महलवारी की, तो हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। 3 व्यवस्थाएं लागू की गई थी, एक परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त जो कि रीड और मुनरो ने किया था, और इसके अलावा हम बात करें महलवाड़ी की तो हॉल्ट मैकेंजी ने, और यहाँ पे कॉर्नवालिस की बात करें तो जो रैयत बाड़ी है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे याद रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपसे कई बार राज्य पूछ लिया जाता है, तो अगर आपसे परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो बंगाल और बिहार उड़ीसा वाला प्रोविंस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए रैयतवाड़ी की, तो रैयतवाड़ी हो जाएगा बम्बई एंड मद्रास की। और अगर आपसे पूछे महलवाड़ी की, तो पंजाब एंड यूपी ये वाली प्रांत हो जाएगा महलवाड़ी सिस्टम की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, टोडा जनजाति कहाँ रहती है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है, तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि ये भारत के दक्षिणी पार्ट में है, तमिलनाडु के आसपास में। यहाँ पर टोडा जनजाति रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो भारतीय संविधान में देखिए संशोधन सबसे पहले आर्टिकल यहाँ पे देख लीजिए। आर्टिकल क्या होता है, 368 है, जो कि साउथ अफ्रीका से भारत के संविधान संशोधन के लिए हमारे संविधान में लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान संशोधन में कौन से भाग में अनुच्छेद 368 है, तो हो जाएगा भाग 20 में है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन कहाँ होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ही संशोधन होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर केवल है डी में 1 और 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर जो बनते हैं वो संसद बनता है। अगर आपसे पूछे कि संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। अगर आपसे पूछ ले कि कितना है, तो करीब करीब यहाँ पे 54 है। अगर एशिया की बात करें तो यहाँ 49 से 51 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख, लिपु माना, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हाँ, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी पाया जाता है। दोस्तों आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। यहाँ दोस्तों ये फुल
एनसीईआरटी और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन क्लासेस हम देते हैं, जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, और वो सभी के सभी एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में देखिए लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश संविधान से लिया गया है। यानी कि पॉइंट है, सबसे पहले एक पॉइंट तो यहाँ पे ये बन गया कि आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो याद रखिएगा उस 14 में है कानून के समक्ष समानता। किस में है? अनुच्छेद 14 में। एक नंबर आपका यहाँ बन गया। तो और दूसरा प्रश्न है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कानून के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट, अगर आपसे बोले इक्वालिटी बिफोर लॉ तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये हो जाएगा यूएस कंडीशन से, यानी कि सभी के लिए कानून एक समान है, तो यूएस यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन अगर ये पूछे इक्वालिटी बिफोर लॉ समानता का अधिकार, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश से लिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि ग्रीनलैंड में देशों में किस देश का भाग है, यानी जो ग्रीनलैंड है वो किस देशों का भाग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क का एक भाग है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो ये विश्व का सबसे शुष्क जो है वो हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर आटाकामा। आटाकामा जो मरुस्थल है ये अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क है। लेकिन वही अगर आपसे पूछ ले कि सहारा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है, और ये आटाकामा साउथ अमेरिका में है। टकला मकान की बात करें तो टकला मकान और गोभी ये दोनों को दोनों कहाँ हैं, एशिया में है। अगर देश पूछ ले तो देश कौन सा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, अगर हम सहारा की बात करें तो यह कहाँ है, अफ्रीका में है। अफ्रीका ऊपर वाले भाग में बात कर सकते हैं, वहाँ पे है। और अगर इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें आटाकामा की, तो आटाकामा देखिए कहाँ है, आटाकामा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गोभी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं टकला मकान और गोभी कहाँ है, एशिया में है, जो कि यहाँ कहाँ है, चीन में है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, दामोदर, कोयल स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है, यानी कि दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, झारखंड में है। चल अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, ठीक है, और उसके बाद बीच में शिवालिक है, और उसके बाद जब हम आएंगे तो वो वाला फिर अरुणाचल है, हिमांचल है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हिमांचल है, हिमांचल के बाद विंध्याचल पर्वत है, उसके बाद सतपुड़ा है, और सबसे नीचे में नीलगिरी की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और हाँ, आगे करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं, यानी आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, अगर ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर सेशन देखना है तो यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। यहाँ से देख के आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जेन्युइन वाले, तो यहाँ से आपके ज़रूर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न वही सेम है, तो आंसर तो वही सेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी प्रश्न, सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न पूछा है, देखिए जो यहाँ पल्लव है, पल्लव कहाँ के हैं, तो यहाँ पे पल्लव के तो कांची, पल्लव की राजधानी कहाँ थे, तो कांचीपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का बी हो जाएगा। और उसके बाद चोल की बात करें तो यहाँ पे चोल जो हो जाएगा, चोल तंजौर था। चालुक्य की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो चालुक्य की बात करें तो चालुक्य हो जाएगा पताफी या वतापी चालुक्य हो जाएगा। पांडे की बात करें तो यह मदुरै हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पहला का बी, तो पहला का बी किस में, एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है, तो हिंद महासागर की जो धारा है उसे कहते हैं मोजाम्बिक धारा, जो कि ये गर्म जल धारा है।
अगला यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कूट भाषा में है, इसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ आप देखिए ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 40 में है। अगर समान संहिता की बात करें तो 44 में है, और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण की बात करें तो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो अनुच्छेद 51 में है। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हर बार हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1948 में रामगढ़ में राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि 1940 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था रामगढ़ में, जो वर्तमान में रामगढ़ कहाँ है तो झारखंड में है। कहेगा कि कौन सा नंबर का, तो ये 53वां नंबर का हुआ था अधिवेशन, ठीक है। अंडर द 53rd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड रामगढ़ इन मार्च 1940, यानी कि मार्च में 1940 में हुआ था। तो याद रखिएगा 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शासन यानी कि अध्यक्षता में, और ये एक युवा थे, और जो 1940 से अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा है। यहाँ पे आप यही देख सकते हैं इसको डिटेल में, क्या कि जो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, जो कि रामगढ़ में है और वर्तमान अभी झारखंड में है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य नहीं है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बिल्कुल संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट हु ऑक्युपाइड द ऑफिस फॉर द 2 टाइम्स, यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार बने। बिल्कुल ये भी बात सही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। सी पॉइंट पूछा ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी, वह ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ये ध्वज समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ही वॉज द अवॉर्डेड भारत रत्न 1962, जी हाँ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि आपको रेगुलर इस तरीके से रेगुलर आपको वीडियो मिलती रही और हमें मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से मैं आपको रिसर्च करके रोज़ आपके लिए कंटेंट लाता रहूँ। अगला प्रश्न देखिए, और आप जान सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ये सबसे पहले तो बिहार के थे। 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जो कि 2 कार्यकाल में, ठीक है, एकमात्र 2 कार्यकाल में रहे थे। और इसके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष भी चुना गया था, और 1962 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त वह ध्वजा समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के सक्रिय सदस्य भी थे, अध्यक्ष नहीं, याद रखिएगा। यानी कि अतिरिक्त वह ध्वजा समिति के अध्यक्ष, ध्वज समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के सक्रिय सदस्य भी थे, ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। तो यहाँ के प्रश्न क्या पूछा था, ये वाला वह ध्वज समिति के अध्यक्ष थे, तो ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। यहाँ से ऑप्शन नंबर फिर नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यहाँ पे याद रखें, ठीक है। ये फ्लैग कमेटी के भी अध्यक्ष है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई, देखिए क्षोभ मंडल, सबसे पहले अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, इस तरह से ऊपर होगा। तो सबसे पहला कौन सा क्षोभ मंडल है, तो 1 पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में या पृथ्वी की कक्षा में कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 13 किलोमीटर, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगला पूछा कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जी ना, ये वायुमंडल की ऊपरी परत तो है ही नहीं, क्योंकि सबसे पृथ्वी के नज़दीक है। परत का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। जी नहीं, क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल तक जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है, तापमान घटता है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए।
महात्मा गांधी का सोचना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद इसे भंग कर देना चाहिए। अगर ये भंग नहीं होता है तो भारत के जो नेता हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी नेतागिरी के लिए वो इसको गलत दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी का सोचना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्र, तो वही प्रश्न आ गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में और यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक गाँव में। महात्मा गांधी हैड सजेस्टेड दैट द आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसॉल्व एज ए पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को इसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। इनका ये सुझाव था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने आई एग्जाम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। अगला प्रश्न पूछा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज खिलाफत डे सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अक्टूबर 1919 को, और 17 अक्टूबर को ही खिलाफत डे के रूप में मनाते हैं। वही अगर हम 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो यही 13 अप्रैल 1919 को ही भारत के पंजाब शहर के, पंजाब में ही उस समय एक्चुअली राष्ट्र हुआ नहीं, 1919 की बात है, तो पंजाब में ही अमृतसर के जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 17 अक्टूबर 1919 में वाज ऑब्जर्व द खिलाफत डे। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली एट लेटर खिलाफत मूवमेंट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम के प्रारंभ किए थे। तो देखिए आप 1905 में हुआ था क्या कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और उसी स्वदेशी आंदोलन में ये बताया गया था कि हम भारत में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसे हम अडॉप्ट करेंगे, और जो विदेश से वस्तु हैं उसको हम बाइकआउट यानी कि बहिष्कार करेंगे। तो उस समय बंगाल विभाजन के समय में ही बाइकआउट भी हुआ था और स्वदेशी भी हुआ था, और शिक्षा के बारे में भी कि स्वदेशी शिक्षा अपनाया जाए ये भी हुआ था। लेकिन अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरे नंबर की जो नॉन कॉम्पटिशन मूवमेंट है, असहयोग है, जो कि ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जबकि ये तीनों के तीनों 1905 में हुए थे। तो यहाँ पे आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, बिहार में आज़ाद रास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही हुआ क्या था, जितने भी प्रमुख नेता कांग्रेस के थे, लीडर्स थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं गिरफ्तारी के बाद वहाँ से जयप्रकाश नारायण वहाँ से भाग निकले थे, और उसके बाद निकलने के बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन निकलने के बाद आज़ाद रास्ता का प्रारूप इन्हें के तैयार किया था, जो कि कहाँ पर, बिहार में ही। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, कहीं 9 अगस्त भी है, और यहाँ पे एनसीईआरटी में 8 अगस्त है। 8 अगस्त 1942, कहीं 9 भी होगा, तो दोनों सेम है, और दोनों नहीं देगा पेपर में, एक ही देगा 8 या 9, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। 1942 में मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। यह आंदोलन अगस्त की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त में ही हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। पेपर में कई बार पूछ दिया जाता है कि अगस्त क्रांति कब हुआ था। सभी को याद है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, लेकिन अगस्त क्रांति पता नहीं है, इसलिए याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को, यानी कि अगस्त में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के शुरू किया अंग्रेज भारत छोड़ो, और यही महात्मा गांधी ने शुरू किया कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। 14,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया, और यही कारण है कि अंग्रेजों ने क्या करा, करीब 14,000 भारतीयों लोगों को जेल में डाल दिया गया। और यहीं से फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ, पहली गुप्त गतिविधियां बहुत सारे लोगों ने चलाया, जो कि जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के थे, वहां से जेल से भाग गया, और जेल से भागने के बाद नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए, और वहीं पर जंगल में
रहने वालों के लिए आज़ाद दस्ते की स्थापना की और इसी को छापामार युद्ध और विदेशी शासन में अव्यवस्था और पंगु बनाने की प्रशिक्षण दिया करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे यानी आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पे सैन फ्रांसिस्को नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये बीपीएससी टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे हुआ है। 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, ओरेगन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसके अलावा कौन कौन किया था, तो हरदयाल लाल, संत बाबा वास्क सिंह डाडेहर और यहाँ पे बाबा जवाल सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाखना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सोहन सिंह भाखना ही पूछा जाता है और ऑप्शन में भी यही रहता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इन विच स्टेट एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उत्कल एयरपोर्ट। यानी कि हाल ही में उड्डयन मंत्री, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि ये कहाँ के, एमपी के हैं और इन्होंने उत्कल हवाई अड्डे की स्थापना किया है। जो कि ये उत्कल है, उत्कल को उड़िया यानी उड़ीसा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगस्त में 2023 में उड़ीसा में है उत्कल हवाई अड्डे का आधारिक तौर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह सेवानित द्वारा खोला गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रिपन के द्वारा नहीं, जबकि ये लिट्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के द्वारा शुरू किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, जो कि यहाँ दोनों ही अलग है। यानी कि ये लॉर्ड लिट्टन जो है यहाँ रिपन की जगह होना चाहिए और रिपन की जगह लिट्टन होना चाहिए और लिट्टन की जगह रिपन होना चाहिए, दोनों ही गलत दिया है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है। अगर आपने पिछला वाला मेरा सेशन देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए जो हमारा विक्रम है वो हमारा 57 BC से शुरू हुआ था और हमारा जो शक संवत है ये कनिष्क ने 78 यानी 78 AD में शुरू किया था। और दोनों का जब अब अंतर निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 135 साल का दोनों का अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है इनमें से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे और बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है और बिहार के जो जयप्रकाश नारायण है उसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाठी के चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में हो जाएगा। गोपाल कृष्ण खोगले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण खोगले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बोर्नियो जो है ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप ऑफ नेशन। देखिए क्वाड ग्रुप जो है इस नेशन में 4 कंट्री हैं। कौन कौन के हैं, तो इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी है। चारों के चारों क्वाड के संस्थापक क्वाड देश के मेंबर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। इसको याद आप कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से ट्रिक पे याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिया यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, जिया जैसे जापान, आई से इंडिया और ए से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे एक याद रखिए US, जिया US, यानी कि जैसे जापान, आई से इंडिया, ए से ऑस्ट्रेलिया और US, यानी कि ये 4 कंट्री हैं जो कि क्वाड समूह के मेंबर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसके पास था, तो जगजीवन राम के पास था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे अगला सेशन में। अगर हाँ अभी तक आपने चैनल को यानी आई एग्ज़ाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ।